स्पीकर साहब ने अपनी जगह मेंबरों को आज शायद समझाने की कोशिश की। मेंबर भी अपनी जगह गलत नहीं है। वक्फ बिल को लेके एक अच्छा खासा तबका जम्मू कश्मीर का, बल्कि इस मुल्क का, वो इस बिल से नाराज हैं, परेशान हैं। उनको लगता है कि उनके मजहबी मामलों में हुकूमत जो है वो दखल दे रही है। आखिरकार जो मेंबर चुन के आते हैं, लोग भेजते हैं, उनका फर्ज है लोगों के जज्बातों की वो हाउस में तर्जुमानी करे, और मेंबर यही करना चाहते थे। अब बदकिस्मती से उनको शोर शराबे के अलावा इस बार कोई तरीका मिला नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों की बात वहां पे रखते, क्योंकि गलत नहीं है ना अब उनकी सोच। हम सब इस वक्फ के बिल से जो है परेशान हुए, और हमें लगा कि इसकी ज़रूरत थी नहीं, और सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया। हर मजहब के प्रॉपर्टीज़ हैं, हर मजहब के जायदाद हैं, हर मजहब का एक सोशल या चैरिटेबल फंक्शन है, हर मजहब के अपने अपने दायरे हैं। लेकिन सिर्फ इस बिल के तहत अब इस वक्फ बिल के तहत अब गैर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर सकते हो कि वक्फ का जो है एक्टिविटी क्या है। मुझे बताइए ना, आप गैर हिंदुओं को किसी श्राइन बोर्ड में डालते हो? क्या किसी गैर हिंदू को आप इजाजत देते हो कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो कार्य हैं उन पर निगरानी रखें, या अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड पे निगरानी रखें? जब मुझे दिखाइए ना, कानून बदला के एसजीपीसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गोल्डन टेम्पल और बाकी गुरुद्वारों को देखते हैं, जरा मुझे कोई नॉन सिख वहाँ लगा के दिखा दीजिए। लेकिन अब इस वक्फ बिल के तहत मुसलमानों के साथ ये किया गलत है, और इसी चीज़ का हमारे मेंबर जो हैं वो एजिटेट कर रहे थे। अब चलिए, हाउस में जो वो बात नहीं कर सके, अब पार्टी ने शायद फैसला किया है कि बाकियों के साथ वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ले जाएं, अदालत फैसला करे। सर, 3 दिन का दौरा रहा अमित शाह जी का, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, डेवलपमेंट मीटिंग भी हुई, तो किस तरह देखते हैं? जैसे सिक्योरिटी में उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, डेवलपमेंट की भी मीटिंग। जीरो टॉलरेंस तो होना ही चाहिए। मुझे बताइए ना, किस हुकूमत ने टेररिज्म को टॉलरेट किया? कम से कम जिस हुकूमत के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, उस हुकूमत ने कभी टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया। मैं तो मान के चलता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर को वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां 2014 में मैंने छोड़ा था। 2014 में आप याद करिए तो सबसे कम मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में थी। पूरा जम्मू हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया हुआ था। कश्मीर में मां सिवाय 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट्स के, वहां पे भी मिलिटेंसी आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो जीरो टॉलरेंस उस वक्त हमारा भी था। आज भी हम चाहते हैं कि मिलिटेंसी ना रहे, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, लोगों को साथ लिए बिना आप मिलिटेंसी का खात्मा नहीं कर सकते हो। इस लड़ाई में लोगों को साथ लेना जरूरी है। अब आगे जाके वो किस तरह इसमें अपने मिशन में कामयाब होंगे, उसमें जहां तक चुने हुए नुमाइंदों का जो है रोल है, हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। सर, इंडिया चाइना रिलेशन पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया और चाइना जो है वो एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शंस। तो उसको किस तरह से? हर हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर हमारे मुल्क और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बॉर्डर को लेके आज भी हमारा जो है एग्रीमेंट है नहीं। चीन मानती है कि लद्दाख का काफ़ी सारा हिस्सा उनका है, अरुणाचल का हिस्सा उनका है। अब अगर चीन इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि लद्दाख इस मुल्क का हिस्सा है, अरुणाचल इस मुल्क का हिस्सा है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे रिश्ते जो हैं वो ठीक होने चाहिए। सर, वही सर, अपोजिशन जो है पीडीपी, उन्होंने कहा कि आप फोटो खिंचा रहे हैं किरण रिजिजू के साथ, तो किस तरह देखते? और रेड कारपेट वहां बिछाया जा रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की सियासत की, वो लोग मेरे ऊपर आज उंगली उठाएं किस मुंह से?
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک 2016 کے قطر غارت کے لیے لوگوں سے معافی نہیں مانگی. یہ وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. ہم اسی اسمبلی کی بات کریں, میں اس وقت ممبر تھا, اپوزیشن میں بیٹھتا تھا, مجھے محبوبہ مفتی کی تقریریں یاد ہیں. کیا ہم بھول جائیں کہ جو آج اسمبلی میں بڑی بڑی تقریریں کر رہا تھا وہ اسپورٹس اتھارٹی کا کوئی یہ تھا چیئرمین یا کچھ, اس نے کرکٹ بیٹ وغیرہ بانٹ کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اس وقت کے ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ کے پروگراموں میں یوتھ کو گھسیٹ کے لیا. آج وہ میرے اوپر الزام لگائے. میں نے کب انکار کیا کہ میں نے رجیجو صاحب کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوایا, لیکن میرا کوئی وہاں ان کے ساتھ پروگرام تھا نہیں. اتفاق کی بات تھی کہ ہم ایک ہی باغ میں ایک ساتھ آئے. میں اپنے والد صاحب کو لے کے آیا تھا, میں اپنے بیٹوں کو وہاں لے کے آیا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے آیا تھا. اب انہوں نے اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ فوٹو کھنچوانا چاہا, انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ ایک فوٹو لیں. کیا میں انکار کرتا؟ میں اتنا بدتمیز نہیں ہوں نا. اب مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ایک فوٹو لے لیتے ہیں, میں کیوں انکار کروں؟ لیکن اس کو سیاسی رنگ دینا وہ یہی لوگ دے سکتے ہیں نا اب, جنہوں نے جموں کشمیر کی تباہی کی ہے. سر, اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کے لیے کتنا ایگریسولی ابھی بھی آپ ایفرٹس لگا رہے ہیں؟ ہماری ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسٹیٹ ہوڈ ہمارا حق ہے, اسٹیٹ ہوڈ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد جو ہے یہ سلسلہ اور یہ پروسیس شروع ہوگا. سر, ریسنٹلی ابھی جس طرح یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسیپروکل ٹیرف جو لایا ہے, اس سے آپ انڈین اکانومی میں اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ اب میرا انڈین اکانومی کے ساتھ تعلق ذرا کم ہے, لیکن جو تھوڑی بہت میں عقل رکھتا ہوں, ظاہر سی بات ہے کہ ٹریڈ جو فری ٹریڈ کا سلسلہ ہونا چاہیے اس میں روک لگے گی. اگر امریکن اکانومی کو دھکا پڑا تو دنیا کی اکانومی کو دھکا پڑے گا. یہ مطلب عجیب سا سلسلہ ہے کہ جس ملک نے دنیا کو فری ٹریڈ کا ایک سبق سکھایا تھا, ایک مثال قائم کی تھی, آج وہی ملک جو ہے فری ٹریڈ کے خلاف کام کر رہی ہے. آج آپ زیادہ چین کو فری ٹریڈ کے حق میں دیکھتے ہو بنسبت کے امریکہ کو. امریکہ کو اب یہ عجیب سا حال ہے, امریکہ اب چین کا رول ادا کر رہی ہے اور چین امریکہ کا رول. مجھے لگتا ہے ان دونوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پروٹیکشنسٹ جو ہے پالیسیز وہ کسی کے فائدے کی نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں واجپئی صاحب کی حکومت میں تھا اور ہمیں اپنے کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز آن امپورٹس جو ہیں وہ ہٹانے تھے, سب سے زیادہ دباؤ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں امریکہ کی طرف سے تھا. آج وہی ملک جو ہے امپورٹس کو کرب کرنے کے لیے ٹیرفز کا استعمال کر رہی ہے. Thank you, sir.